बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बरतानिया के लोगों ने मुग़ल हुकूमत को कैसे ख़त्म किया। जो काम अफ़गान, राजपूत और मराठा नहीं कर पाए, वो काम इतनी दूर से आए अंग्रेज़ों ने कैसे कर दिखाया। इसका जवाब जानने के लिए आपको 17वीं और 18वीं सदी ईस्वी में चल रहे ताकत के बहरान और माली बहरान की सूरत हाल को अच्छे तरीके से समझना होगा। और इसको समझने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको वो 4 बातें बताएंगे जिनके ज़रिए से अंग्रेज़ों ने मुग़ल सल्तनत को ज़वाल पजीर कर दिया। और इन 4 बातों को ना जानते हुए भी उन्होंने इन 4 बातों को अपनी हिकमत अमली में शामिल किया। इन बातों में पहले नंबर पर आता है बातचीत के ज़रिए कायल करना। दूसरे नंबर पर आता है ख़रीदना यानी रिश्वत वगैरह देना। तीसरे नंबर पर आता है ज़बरदस्ती करना या सज़ा देना। और चौथे नंबर पर आता है डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो। आइए अब अंग्रेज़ों की इस हिकमत अमली पर गौर करते हैं। नाज़रीन, इस कहानी की शुरुआत होती है 1600 ईस्वी से। कुछ अंग्रेज़ ताजर आपस में मिलकर एक मुश्तरका कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखते हैं और फिर मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ वन और इनके शाही हुक्मनामे की बुनियाद पर इनको यहाँ काम करने का हक मिल जाता है। तिजारत की गर्ज से कैप्टन हॉकिंस और उनके बाद थॉमस रो बादशाह जहांगीर के दरबार में आते हैं। वो उन्हें बहुत से तोहफ़े देते हुए इंग्लैंड के साथ तिजारत करने के फ़वाइद बताते हैं। पहले तो जहांगीर कुछ दरबारी साथियों के दबाव में ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी इजाज़त नहीं देते, लेकिन अंग्रेज़ों की लगातार बातचीत मुग़ल सल्तनत को तिजारत और टैक्स कलेक्शन की लालच में आकर आखिरकार जहांगीर शाही इजाज़तनामा दे देते हैं। और इसको हम नंबर 1 पर रखते हैं, यानी बातचीत के ज़रिए कायल करना। शाही फरमान के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना मुनाफा के बदले पूरी मुग़ल सल्तनत में फैक्ट्रियाँ खोलने और तिजारत करने की इजाज़त मिल जाती है। शाही फरमान मिलने के बाद अंग्रेज़ इंडिया के कुछ हिस्सों जिनमें सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और पटना वगैरह में अपनी फैक्ट्रियां लगा लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुनाफा बख्श तिजारत कानून की पासदारी की वजह से इन फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द मुख्तलिफ शहर आबाद होने लगते हैं और दूर दूर से इंडियन ताजर इन शहरों की तरफ आकर आबाद होना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ इन अंग्रेज़ों की ख्वाहिशात बढ़ने लगती हैं। पहले उनका लगाव सिर्फ तिजारत में था, पर अब उन्हें लगने लगता है कि सियासी कुव्वत पर कब्ज़ा करने से उनकी तिजारत और आसान हो जाएगी। इस लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी 1686 में औरंगज़ेब के खिलाफ जंग छेड़ देती है, पर अंग्रेज़ों की फ़ौज औरंगज़ेब के सामने टिक नहीं पाती और बुरे तरीके से हार जाती है। इस लड़ाई में हुई हार के बाद अंग्रेज़ों को पता चल जाता है कि अजीम मुग़ल सल्तनत को हराने के लिए सिर्फ बातचीत के ज़रिए धोखा देना नाकाफ़ी है, बल्कि इन लोगों को रिश्वत खोरी यानी पैसे का लालच देना, उन्हें सज़ा देना और उनके दरमियान लड़ाई करवा कर ख़ुद हुकूमत करना ही सल्तनत को हराने का एक वाहिद ज़रिया है। सबसे पहले ये अंग्रेज़ औरंगज़ेब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और आगे ऐसी बोल दोबारा ना करने की कसम खाते हैं। औरंगज़ेब भी तिजारती फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए 15,000 रुपये का जुर्माना लगाकर अंग्रेज़ों को माफ़ कर देते हैं। और ये माफ़ी अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आगे चलकर मुग़लों की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। 1707 से 1717 में औरंगज़ेब के मरने के बाद तख्त की लड़ाई शुरू हो जाती है और कई कमज़ोर हुक्मरानों के गद्दी संभालने की वजह से मुग़ल सल्तनत ज़वाल का शिकार होना शुरू हो जाती है, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा अंग्रेज़ों को होता है। आइए देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने मुग़लों के इस कमज़ोर दौर का कैसे फ़ायदा उठाया। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद गद्दी के लिए बुरी तरह से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, ऐसी नाजुक सूरत हाल में मुग़ल हुक्मरान फ़र्रुख सियार 1717 में बरतानिया को एक शाही फरमान जारी करते हैं और इस फरमान के मुताबिक एक बड़ी रकम के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे इलाके में बग़ैर टैक्स के महदूद तिजारत करने की इजाज़त मिल जाती है। और इस मुआहदे के तहत अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा तिजारत करना शुरू कर देते हैं और इस मुआहदे की वजह से कोई भी उनसे टैक्सेस का मुतालबा तो नहीं कर सकता था, लेकिन ये लोग इस मुआहदे का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर बंगाल के नवाब अंग्रेज़ों को मुआहदे की खिलाफ वर्जी से रोक देते हैं और बंगाल में बनी फैक्ट्रियों को मजबूत करने से भी रोक देते हैं। इसी असना में ईरान के हुक्मरान नादिर शाह ईरान को बदहाली से निकालने के लिए 1739 में भारत पर बुरी तरह से हमला कर देते हैं। इस वक्त के मुग़ल हुक्मरान मोहम्मद शाह इस लड़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मुग़ल दरबारों में चल रही तख्त व ताज की जंगों की वजह से नादिर शाह बहुत ही आसानी से दिल्ली पहुंच जाते हैं और 70 करोड़ मालियत का सामान, कोहिनूर का हीरा और मोर तख्त के साथ वापस ईरान चले जाते हैं।
नाज़रीन, इस हमले के बाद मुग़ल सल्तनत की शान और शौकत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस हमले की वजह से मराठाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नफसियाती फ़ायदा हासिल हो जाता है, पर इन दोनों ताकतों को ये पता था कि मुग़ल हुक्मरानों को ज़ोर ज़बरदस्ती यानी जंग के ज़रिए से हटाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मुग़ल हुक्मरान चाहे कितने ही कमज़ोर हों, लेकिन वो इंडिया के लोगों में सियासी एतबार से बहुत मजबूत थे। अब बंगाल, हैदराबाद, मराठा या अंग्रेज़ कोई भी हों, सभी मुग़लों की नामी गिरामी बादशाहत को मानते थे, जिससे उनके दौरे हुक्मरानी की शान और शौकत बढ़ती थी। अपनी शान और शौकत बनाए रखने के लिए सबसे पहले अंग्रेज़ बंगाल के हुक्मरान यानी नवाब को हटाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ अभी भी इतने मजबूत नहीं हुए थे कि वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को डायरेक्ट चैलेंज कर सकें। नाज़रीन, इसीलिए वो लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी को अपनाते हैं। आइए देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने इस पॉलिसी को कैसे इस्तेमाल किया। सबसे पहले अंग्रेज़ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के फ़ौजी कमांडर मीर जाफ़र को बंगाल के सबसे दौलतमंद जगत सेठ की सपोर्ट से अपने साथ मिला लेते हैं। 1757 में हुई जंग पलासी को आसानी से जीतने के बाद अंग्रेज़ मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बना देते हैं। इधर मराठा जोश में आकर 1759 में गद्दी पर बैठे मुग़ल बादशाह शाह आलम दोम से मिलकर उन्हें हिफाजत देने की पेशकश करते हैं। फिर क्या था कि मुग़ल हुक्मरानों के सारे मसाइल अब मराठा लोगों के मसाइल थे। नादर शाह के मरने के बाद उसका फ़ौजी कमांडर अहमद शाह अब्दाली फिर से दिल्ली पर हमला करने वाला था। 1761 में अब्दाली को रोकने के लिए गई मराठाओं की फ़ौज तीसरी जंग पानीपत में बुरी तरह से हार जाती है। मराठाओं की इस हार की वजह से इंडियन सियासत में एक गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो जाती है। इधर अब्दाली भी इतना मजबूत नहीं था कि इस जंग को जीतने के बाद दिल्ली पर कब्जा कर सके। कुछ मौरखीन बताते हैं कि तीसरी जंग पानीपत से तो ये मालूम ना हो सका कि भारत का अगला हुक्मरान कौन होगा, पर यह ज़रूर फैसला हो गया कि कौन भारत का अगला हुक्मरान नहीं होगा। अंग्रेज़ों ने इस सियासी गैर यकीनी की कैफियत का पूरा फ़ायदा उठाया और 1764 में हुई जंग बक्सर में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुग़ल हुक्मरान शाह आलम दोम और ओद की मुश्तरका फ़ौज को हरा दिया। और जीतने के बाद हुए मुआहदे इलाहाबाद के अंदर अंग्रेज़ मुग़ल हुक्मरान से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मुआशी हकूक़ हासिल कर लेते हैं। लेकिन तीसरी जंग पानीपत की हार के कुछ सालों बाद ही मराठा, मैसूर और हैदराबाद अंग्रेज़ों को मुश्तरका तौर पर शिकस्त देने की कोशिश करते हैं, पर अंग्रेज़ अब मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने के माहिर हो चुके थे। उन्होंने सबसे पहले मराठा सरदारों के दरमियान हो रही तख्त की लड़ाई को इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक एंग्लो मराठा जंगों में सिंधिया, भोसले और दीगर रियासतों को आपस में लड़वा कर तकसीम कर दिया। नाज़रीन, ये इनमें से कुछ के साथ दोस्ती करते हैं और कुछ के साथ दुश्मनी। अंग्रेज़ मराठाओं को मुख्तलिफ जंगों में थका देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सिंधिया और भोसले लॉर्ड वेलेस्ली की शराइत कबूल कर लेते हैं, जिसके अंदर ये बात तय होती है कि अंग्रेज़ अपने इलाके की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज को बुलाकर उनका इस्तेमाल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के हुक्मरान को तख्त ताज देकर अंग्रेज़ अपने ख़िलाफ़ दूसरे मजबूत तरीन सतून समझे जाने वाले इलाके को भी अपने साथ मिला लेते हैं। इस सब की वजह से मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और बड़ी बहादुरी से लड़ने के बावजूद 1779 में हुए चौथे और हतमी एंग्लो मैसूर जंग में टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया जाता है। नाजरीन, ये थी सियासी मंसूबों की बात। और सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की जाए, यानी इंडिया में नए मुआशी निज़ाम की बात की जाए, तो अंग्रेज़ मुग़लों के मुआशी मंसूबों के मुतबादिल के तौर पर अपना एक नया निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे थे। आइए समझते हैं कैसे। नाज़रीन, मुग़ल हों या मराठा, सभी 18वीं सदी तक वही पुराने मुआशी निज़ाम की पैरवी कर रहे थे और उनके बड़े कमाई के ज़रिए सिर्फ किसान ही थे। लेकिन अंग्रेज़ बेहतरीन तिजारत, कारोबार, ज़मीन और कानून के बेहतरीन निफाज की सूरत में वो इंडियन अवाम की हमदर्दियाँ समेटने लगे और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए और इंडिया में आला ख़ानदानों के कई लोग उनके साथ मिल जाते हैं। वहीं 1793 के बाद वो कुछ बड़े ज़मींदारों को अपना ख़ास आदमी मुकर्रर कर लेते हैं। वहीं लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस की तरफ से की गई शोबा पुलिस में इस्तिलाहात और अदालती इस्तिलाहात और लॉर्ड विलियम बेंटिक की तरफ से इंग्लिश को हायर कोर्ट्स यानी आला अदालतों की ज़बान बनाकर मुग़ल निज़ाम को बदलने लगते हैं। इसके अलावा 19वीं सदी में अंग्रेज़ों की तरफ से किए गए तालीमी और मुआशरती कामों की बदौलत राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे बड़े लोग भी अंग्रेज़ों के हामी बन जाते हैं। 1857 के बड़े वाक़े होने से पहले पहले कुछ बड़े ज़मींदार और चंद एक मजबूत सियासी और समाजी कारकुन भी अंग्रेज़ों की हुकूमत को दिल ही दिल में तस्लीम कर लेते हैं।
नाज़रीन, इसी गद्दारी की वजह से 1857 में आखिरकार अंग्रेज़ एक गैर महज़ब तरीके से और खूब मक्कारी करके मुग़ल सल्तनत को ख़त्म कर देते हैं। आखिरी बादशाह बहादुर शाह दोम को कैदी बनाकर रंगून भेज दिया जाता है और मेजर विलियम हिडसन सारी हदों को पार करता हुआ बड़े ही मगरूर अंदाज में आखिरी मुग़ल शहज़ादों को मौत के घाट उतार देता है। और जिस जगह पर इन शहज़ादों को कत्ल किया गया उस जगह को आज भी खूनी दरवाज़ा के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन, अगर ध्यान से देखा जाए तो मुग़ल अपने अंदरूनी मामलात की वजह से, दरबारी मामलात में कमज़ोरी और रिवायती मुआशी निज़ाम की वजह से 19वीं सदी तक फ़ौजी ताकत के हिसाब से तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। पर अंग्रेज़ों ने बड़ी ही चालाकी से 1803 से 1857 तक मुग़लों को सिर्फ बतौर दिखावे के हुक्मरान रखा और सियासी मकासद पूरे करते रहे। लेकिन जब वो कारोबारी और सियासी लिहाज से मुकम्मल मजबूत हो जाते हैं, वो 1858 तक मुग़लों की हुकूमत को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। 20वीं सदी के आते आते इंडियन लोगों को अंग्रेज़ों के वाइट मैन बुरे लगने लगते हैं और वो इनसे जान छुड़वाने की कोशिशें शुरू कर देते हैं और बिलाखिर बहुत सी कुर्बानियां देकर वो इन धोखेबाज अंग्रेज़ों से जान छुड़वा लेते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि 1857 से 1947 तक अंग्रेज़ों ने कैसे हिंदुस्तानियों पर जुल्म किए और कैसे फिर हिंदुस्तान के लोगों ने इनसे जान छुड़वाई, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको इस टॉपिक पर भी एक तफसीली वीडियो बनाकर देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस छोटे से चैनल का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह।